Hello and welcome dear students to the Notebook Plus। इस सेशन में हम ऐसे के बारे में थोड़ी बहुत अपनी समझ बढ़ा लेते हैं कि एक किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे को कैसे लिखा जाता है, व्हाट इज़ द फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे ऑफ एन ऐसे, उसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला, इस पर बात करेंगे। किस तरह से वो अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उनको किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, उस पर बात करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हाउ टू राइट एन essay इज़ टुडेज़ आवर टॉपिक। इस पे कुछ बातें हम करने वाले हैं। दी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके जहनों में सवाल आता होगा, आपको ऑब्वियसली पता होगा, व्हाट इज़ एन essay। essay क्या है डियर स्टूडेंट्स? essay इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। essay इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। इसमें आप जो राइटर है, ही वॉन्ट्स टू कन्वे समथिंग टू रीडर्स। डेफिनेशंस आपको इसकी बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आप ये देख लें कि एक इक़्तिबास होता है, ठीक है, पीस ऑफ राइटिंग है। आप कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, किसी मौजू पे बात करना चाहते हैं, उस पर अपनी राय रखना चाहते हैं, डिपेंड अपॉन कि ऐसे किस टाइप का है। टाइप्स ऑफ ऐसे जो हैं उस पर भी हम बात करें, किस टाइप का ऐसे है। जब आप लिखित में वो रखने जा रहे हैं किसी के सामने, तो उसे हम ऐसे कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस मैंने आपके लिए यहाँ निकाली है। एन ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग दैट इज़ रिटन टू कन्विंस समवन ऑफ समथिंग और टू सिंपली इन्फॉर्म द रीडर अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। और इन ऑर्डर फॉर द रीडर टू बी कन्विंस्ड और एडिकेटली इन्फॉर्म्ड, द ऐसे मस्ट इंक्लूड सेवरल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स टू मेक इट फॉलो इन अ लॉजिकल वे। सिंपली वही जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे पीस ऑफ राइटिंग है, इसमें कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, अपना पर्सपेक्टिव रखना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, किसी मौजू पे कोई बहुत सारे उसके पहलुओं पे बात करना चाहते हैं, ठीक है। एज़ फार एज़ योर कम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड, वहाँ पे आपको जो ऐसे पूछे जाते हैं, उन्हें किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है, किस तरह से लिखा जाता है या लिखा जा सकता है, टू फैच एज पॉसिबल एज टू फैच मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स, ठीक है। उस पे हम थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करेंगे। उस टू 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 उस समझ को उसके लिए जो हमें समझ बढ़ानी है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें समझनी है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऐसे को ऐसे का जो कितना लंबा जो है हमारा ऐसे होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि कितनी वर्ड्स में हमारा ऐसे होना चाहिए। मैं सवाल आपके लिए डाल देता हूँ, उसका आंसर भी हम देखेंगे। हाउ लॉन्ग इज़ एन ऐसे, कितना आपका ऐसे लंबा हो सकता है। यहाँ पे रफली जो है ये 500 टू 5000 वर्ड्स तक का आपका ऐसे हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। बट ये कहीं इट्स नॉट दैट पर्टिकुलर हार्ड रूल कि सिर्फ 500 से 5000 तक का हो सकता है, क्योंकि देर आर टू एक्सेप्शंस टू दिस नॉर्म, बिकॉज एज जॉन डिडॉन, डेविड सिडारिस, these are the writers who have written entire books of essays। तो ये कोई हार्ड रूल नहीं है। आपने इस पॉइंट पे क्या याद रखना है, यहाँ पे आपने याद ये रखना है डियर स्टूडेंट्स कि अगर ऐसे को कितना लंबा आपने रखना है, जो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि आप 1000 वर्ड्स से 1200 वर्ड्स तक का ऐसे लिख लें, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, या अपना ऐसे उस हिसाब से स्ट्रेच करना है या रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। जो थ्योरेटिकली 500 वर्ड्स टू 5000 वर्ड्स हैं, इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू ऐसे इज़ कि ऐसे में कितने पैराज हो सकते हैं, कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। लेट मी राइट अगेन अनदर क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मैनी पैराग्राफ्स और इन एन ऐसे। एक ऐसे में कितने पैराग्राफ्स आपके होते हैं, होने चाहिए। सो टिपिकली एक ऐसे में 5 पैराग्राफ्स होते हैं। कितने? 5
पैराग्राफ्स होते हैं और इस पैराग्राफ में आपका क्या क्या आता है। एक तो ऑफ इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन का आपका एक पैराग्राफ बनता है। सेकंड आपका डियर स्टूडेंट्स जो है कंक्लूजन का एक पैराग्राफ बनता है जो लास्ट में आता है, मैंने दूसरे नंबर पे से लिख दिया, ठीक है। थर्ड आपकी जो बॉडी बनती है उसमें वो 3 पैराग्राफ्स की बनती है। बट अगेन ये डिपेंड करेगा, रफली 5 पैरास, बट ये अगेन डिपेंड करेगा कि आपको वर्ड लिमिट कितनी लिखनी है। आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसको आपने चूज़ किया है, जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं, लिखने जा रहे हैं या लिखेंगे, उसके किस किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे आप बात करने वाले हैं, ये वो डिसाइड करेगा। जितने एस्पेक्ट्स आप उस ऐसे के जितने एस्पेक्ट्स पे आप बात करेंगे उतने पैराज आप लिखेंगे, ठीक है। तो हैविंग सेड दिस कि ऐसे क्या है, ऐसे कितना लंबा हो सकता है, यहाँ भी आपको मैंने बता दिया। अगेन ऐसे के कितने पैराज होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं विद द इम्पॉर्टेंट अनदर इम्पॉर्टेंट जो आपका हैविंग सेड दिस डियर स्टूडेंट्स, ये हम बात कर लेते हैं ऐसे का स्ट्रक्चर ऑफ एन ऐसे। आपके ऐसे का क्या स्ट्रक्चर रहता है उसको हम देखने वाले हैं। जैसे ओब्वियसली कोई भी आप जब चीज़ लिखते हैं 3 चीज़ें फॉलो होती हैं। प्रोटोकॉल ऑफ राइटिंग फॉलो होना चाहिए। उसमें क्या है कि सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर पीस ऑफ राइटिंग को आप अगर लिखेंगे तो देयर आर 2-3 थिंग्स जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। उन 2-3 चीज़ों की हम बात करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए वो रख दूँगा। सैम इज़ द केस विद ऐसे हमारा भी वही चीज़ें फॉलो करेगा। सबसे पहले आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। आप ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बाद आप ऐसे की बॉडी लिखोगे, ठीक है, ऐसे की बॉडी लिखोगे। एंड उसके बाद आप डियर स्टूडेंट्स ऐसे में अपना कंक्लूजन लिखोगे, ठीक है। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो किसी ऐसे का स्ट्रक्चर है या किसी भी पीस ऑफ राइटिंग का स्ट्रक्चर है जो फॉलो करेगा। हम यहाँ ऐसे की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्ड लिमिट की हमने बात कर ली, पैराज की बात कर ली। पैरा भी मैंने आपको कहा कि कितना स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग से इन चीज़ों पे बात करेंगे। 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ऐसे में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या इंट्रोडक्शन में लिखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हम इसी सेशन में बात करेंगे, ठीक है। बॉडी को कहाँ से कहाँ तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कितने पैराज तक स्ट्रेच कर सकते हैं, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, उस पर भी हम बात करेंगे। और कंक्लूजन जो लास्ट पैरा आपका रहता है उसको कैसे उनमें किन चीज़ों कंक्लूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना है उस पे भी हम बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन की हम बात करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन में किन चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। सो आपके लिए मैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऐसे का कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक का जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और जो भी इसे पढ़ने वाला हो उसका अटेंशन ये ग्रैब करना चाहिए। ये हम सब जानते हैं। ये इंट्रोडक्शन में आपने ध्यान रखना है दैट योर इंट्रोडक्शन पार्ट और द इंट्रोडक्शन पैराग्राफ शुड ग्रैब द अटेंशन ऑफ द रीडर कि भाई ये लिखा है, ठीक है। अब टेक्निकली किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लेट मी राइट फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉर यू कि आपने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन अट्रैक्टिव हुक इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर अ पैराग्राफ। इसका क्या मतलब हुआ? एक अट्रैक्टिव हुक जो है इसका क्या मतलब हुआ कि आप कुछ ऐसा लिख देते हैं, अपना जो पीस ऑफ राइटिंग है ऐसे है, बिगिन करते हैं
ऐसे ओपनिंग स्टेटमेंट से ऐसे और हुक विच इज़ क्रूशल, ठीक है, जो ग्रैब करे रीडर का अटेंशन, ठीक है, उसे मजबूर करेगी दैट ही विल स्टे ऑन दैट पर्टिकुलर ऐसे एंड ही विल रीड दैट पर्टिकुलर ऐसे टिल द कंक्लूजन, टिल द लास्ट पेज, ठीक है। ऐसा कुछ आपने लिखना है, ठीक है। और ये कैसे किया जा सकता है, जैसे आपने आप योर ओब्वियस क्वेश्चन विच आई कैन स्पेकुलेट डियर स्टूडेंट्स इज मे बी कि सर अब ये जो एक अट्रैक्टिव हुक जो है या ओपनिंग स्टेटमेंट जो हमारा हो वो कैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं डिपेंडिंग अपॉन ऐसे कौन सा है, टॉपिक कौन सा है, उसी हिसाब से। लेकिन कुछ जनरल चीज़ें हैं जो है कि आप कोई सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। कोई सरप्राइजिंग डेटा आपने लिख लिया, ये आप कर सकते हैं। आप एक शॉकिंग फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, आप कोई शॉकिंग फैक्ट लिख सकते हैं। आप एक इंटरेस्टिंग एनेक्डोट लिख सकते हैं, आप इंटरेस्टिंग एनेक्डोट लिख सकते हैं। बिगिनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ योर पीस ऑफ राइटिंग, इंट्रोडक्शन के पहले पैरा में आप कोई सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, आप शॉकिंग फैक्ट लिख सकते हैं, आप इंटरेस्टिंग एनेक्डोट लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ आपने ध्यान रखना है कि ये डिपेंड करेगा कि ऐसे कौन सा है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि टॉपिक जो आपका है वो जो आपने चूज़ किया है उसी हिसाब से आप कोई चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। कोई तो बिगिन विद आप कोई ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं सो दैट कि रीडर को ये अट्रैक्ट करें और उसके बाद वो स्टे कर पाए आपके ऐसे को पढ़ने के लिए, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि ऐसा कुछ आप कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात इंट्रोडक्शन की कर रहे हैं, हाउ वी कैन अप्रोच टू राइट एन इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ ऑफ और ऐसे हमने उसे अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे बना सकते हैं। सरप्राइजिंग स्टैटिस्टिक्स लिख सकते हैं, शॉकिंग फैक्ट लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग एनेक्डोट लिख सकते हैं, हम कोई डेफिनेशन इवन लिख सकते हैं, ठीक है। कोई लेट मी राइट इट हियर, हम अगर फिट होती है तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर फिट होती है तो हम कोई कोट लिख सकते हैं, अगर फिट होती है तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि कैसे आप करते हैं। मैं जब आपको एग्जांपल्स जो एसेज, मॉडल एसेज दिखाऊंगा डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अप्रोच किया जाता है, ठीक है। बट थ्योरेटिकली जो टेक्निकलिटीज़ है या स्ट्रक्चर ऑफ एसे है उस पर पहले बात कर लें सो दैट कि हमारे पास एक समझ हो कि किस तरह से एसे को अप्रोच किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वाटर कंजर्वेशन हमारा टॉपिक है, वाटर कंजर्वेशन, हम वाटर कंजर्वेशन पे टॉपिक लिख रहे हैं और इसका इंट्रोडक्शन जो है हम कैसे लिख सकते हैं। वी कैन स्टार्ट विद वी कैन बिगिन आवर एसे बाय राइटिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फंडामेंटल human need, fundamental human need remains out of reach for more than 1 billion people and jeopardize their health and well-being. दिस में भी समथिंग कि अगर आप वाटर कंजर्वेशन पे ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। बट आपका इंट्रोडक्शन जो है अभी इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ जो है अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है डियर स्टूडेंट्स आपके इंट्रोडक्शन में वो है कि प्रोवाइड सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। क्या करना है आपने, प्रोवाइड, ये
इंट्रोडक्शन में ही आपने करना है, प्रोवाइड सफिशिएंट कंटेक्स्ट और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। ये आप किस में कर रहे हैं? अभी इंट्रोडक्शन में ही कर रहे हैं आप। सफिशिएंट जो कंटेक्स्ट है या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन वो आपने देनी है। व्हाट यू हैव डन, you have started your piece of writing by writing something which is surprising, like here in case of water conservation अगर हमारा ऐसे है तो हम इस पे लिख रहे हैं। अगेन दूसरी चीज़ का इंट्रोडक्शन पैरा में ही आपने ख्याल रखना है कि जो आप ऐसे अभी लिख ही रहे हैं, आपने एक इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, ये दिस शुड बिगिन विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, इट शुड बिगिन विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और बैकग्राउंड ऑफ द टॉपिक। ठीक है, ये आपको करना चाहिए, विच मीन्स कि ये जो प्रोवाइड ऑफ कॉन्टेक्स्ट करेंगे ये किस में आपकी मदद करेगा? टू सेट द स्टेज, टू जो आप स्टेज सेट कर रहे हैं आगे की चीज़ें लिखने के लिए, आगे के पैराज, बॉडी वगैरह, ये हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन के इस वाले पार्ट को आप कैसे अप्रोच करेंगे, विच मीन्स फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर राइटिंग एन एसे अबाउट क्लाइमेट चेंज, अगर आपने क्लाइमेट चेंज पे कोई एसे लिखना है तो इस पॉइंट पे जो हम प्रोवाइडिंग सफिशिएंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो आप अपने पैरा में क्या, अपने इंट्रोडक्शन में क्या कर सकते हैं? क्लाइमेट चेंज पे यू विल स्टार्ट बाय डिस्क्राइबिंग current state of the planet। करंट स्टेट ऑफ प्लेनेट क्या है? एंड ऑफ लिख सकते हैं द इम्पैक्ट, मोटा मोटी द इम्पैक्ट दैट ह्यूमन एक्टिविटी इज हैविंग ऑन इट। सो यहाँ आप इस दूसरी चीज़ का ख्याल रख सकते हैं। सिमिलरली दी थर्ड इम्पॉर्टेंट, डियर स्टूडेंट्स, आपके पैराग्राफ की थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो है कंस्ट्रक्ट अ वेल राउंडेड एंड comprehensive thesis स्टेटमेंट। राइट, इसका मतलब क्या है? ये आप डियर स्टूडेंट्स करते हैं, आपका थीसिस स्टेटमेंट जो है, आपका थीसिस स्टेटमेंट है, ये आपका क्या होता है? ये आपकी मेन मैसेज होती है, मेन मैसेज ऑफ योर एसे जो आप कन्वे करना चाहते हैं, या सेंट्रल आर्ग्यूमेंट दैट यू विल बी मेकिंग थ्रू आउट दिस पीस ऑफ राइटिंग। ये आपकी मेन मैसेज होती है, या आपका डियर स्टूडेंट्स आपका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट होता है जो आप दैट यू विल बी मेकिंग थ्रू आउट दी पीस ऑफ राइटिंग। ये आपने आइडियली क्या माना जाता है कि ये जो इंट्रोडक्शन है, ये एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन पे ये थीसिस स्टेटमेंट लिखा जाता है, ये आपने लिखना है। ठीक है, सो कंक्लूड थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले इंट्रोडक्शन ऐसे में 3 पार्ट स्ट्रक्चर में होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़, या ऐसे में देयर आर 3 पार्ट्स स्ट्रक्चर की। जब हम बात करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू राइट इंट्रोडक्शन, देन आपको बॉडी लिखनी है, बॉडी पे अभी हमने बात नहीं की है, बॉडी ऑफ द एसे, एंड थर्ड इज़ द कंक्लूजन ऑफ योर ऐसे। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने 2-3 चीज़ें देख ली है। एक तो आप एक जो आपका हुक बना लेंगे, ठीक है, एक अट्रैक्टिव
you will start your piece of writing by citing some important जो statement आप लिख सकते हैं, या कोई surprising fact लिख सकते हैं, सरप्राइजिंग फैक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ अट्रैक्टिव से स्टार्ट कर सकते हैं जो रिलेटेड हो आपके टॉपिक के, और आप उसी चीज़ से स्टार्ट करें टू मेक इट इंटरेस्टिंग, टू मेक योर इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग, ठीक है। एक दूसरा हमने बात की आपके इंट्रोडक्शन में कि आप जो इस टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड, इस टॉपिक की थोड़ी सी बैकग्राउंड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप दे देंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, और ये किस में आप इंट्रोडक्शन पार्ट में ही दे रहे हैं। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, थीसिस स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया, थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है कि आपकी जो मेन मैसेज रहने वाली है, मैसेज जो देना चाहते हैं, या आर्गुमेंट जो दैट यू विल बी मेकिंग थ्रू आउट द पीस ऑफ राइटिंग, वो आप इस पैरा में लिखेंगे। यूजुअली आइडियली एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन होता है। इन दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। दिस इज़ द वन पार्ट, ठीक है। द सेकंड इम्पॉर्टेंट आपका जो ऐसे स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे में आता है, दैट इज़ डियर स्टूडेंट्स योर बॉडी ऑफ योर ऐसे। और बॉडी में किन चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं या आप कैसे अप्रोच करते हैं इस बॉडी को लिखने में, वो उस पर आप डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। थीसिस स्टेटमेंट बॉडी जब आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने थीसिस स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन लिखा है, अब उसी को उसी के और पहलुओं पे बात करनी है, ठीक है। उसके फॉर दैट थीसिस स्टेटमेंट आपने एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करनी है, एविडेंसेस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। या जो आपका पर्टिकुलर टॉपिक है, अब आप बॉडी में क्या करेंगे, अब आप उस बॉडी में डिफरेंट पैराज में उस पर्टिकुलर टॉपिक के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे, ठीक है। जैसे दी इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें आपने क्या करना है, व्हेन यू विल स्टार्ट योर बॉडी, और आप पैरा जब लिखते हैं तो व्हाट यू विल राइट, यू विल राइट अ टॉपिक सेंटेंस फॉर ईच पैराग्राफ। आप जो भी पैराग्राफ लिखेंगे, एक बात आपने याद रखनी है कि आपके हर पैरा में टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको पता होगा कि पैराग्राफ किसे कहते हैं, पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती है। पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि आप एक पैराग्राफ में सिर्फ आपका जो टॉपिक रहने वाला है, ऐसे का टॉपिक, एक पैराग्राफ में उस टॉपिक के एक पहलू पे आप बात करते हैं, दो तीन चीज़ें मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। दूसरा, हर एक पैरा का अपना एक टॉपिक सेंटेंस होता है, ठीक है। टॉपिक सेंटेंस से हमारा क्या मतलब है कि हर एक पैरा का अपना एक टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक। कि आपका जो मेन टॉपिक, फॉर एग्जांपल यू आर राइटिंग वाटर कंजर्वेशन, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। वाटर कंजर्वेशन जो है, वाटर कंजर्वेशन पे आप ऐसे लिख रहे हैं, दिस इज़ योर मेन टॉपिक, जिस पे आप ऐसे लिख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। और अब आपने बॉडी में अगर पहला कोई पैरा स्टार्ट कर लिया है, तो वाटर कंजर्वेशन में अगर आप हिस्टोरिकली क्या किया गया है वाटर कंजर्वेशन के लिए, एक पैरा में लिखने जा रहे हैं कि हिस्टोरिकली व्हाट हैज़ बीन डन फॉर वाटर कंजर्वेशन, तो इसमें सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे इस पैरा में। और इस पैरा में एक सेंटेंस वो होगा कि जो इसका टॉपिक डिफाइन करेगा इस पैरा का, कि आप इस पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो टॉपिक सेंटेंस दिखना चाहिए, दैट आइडियली बिगिनिंग ऑफ द पैरा हो सकता है, एट द एंड ऑफ द पैरा हो सकता है, क्योंकि आपने पैराग्राफ्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, तो वो बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ हो सकता है। सेंट्रल आइडिया उस पैरा का, उस सेंटेंस में सेंट्रल आइडिया, जो टॉपिक सेंटेंस आपका है उसमें सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैरा समझ में आता है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। जब आप बॉडी लिखेंगे तो आप अलग अलग पैराज लिखेंगे, ठीक है। हर पैराग्राफ में अपना एक टॉपिक सेंटेंस होता है, एक चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हर पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट्स, हर पैराग्राफ इस पर्टिकुलर मेन टॉपिक के हर एक अलग पहलू पे बात करेगा, ठीक है। मिक्स आप चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक। दूसरी चीज़ ये मैंने कह दी। एग्जाम्पल में आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल आइडियली हम हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि आप एक हाउस पे, ठीक है, हाउस पे ऐसे लिख रहे हैं, हाउस इज़ द टॉपिक जिस पे आप ये लिख रहे हैं। अगर आप बॉडी पे आ गए, ठीक है, अब बॉडी आपने स्टार्ट कर ली। अगर आप सबसे पहले बेस ऑफ द हाउस है,
बेस पे पहले बात करेंगे तो बेस पे एक अलग पैरा बनेगा, ठीक है। देन इसमें जो आपने बेस से फिर रूफ तक, ठीक है, जो आपने काम उस हाउस पे किया है, क्या इंटीरियर लगा या क्या आपने मटेरियल इसमें यूज़ किया है, तो उसके लिए दूसरा पैरा बनेगा, ठीक है। आपका जो रूफ बना है उसके लिए तीसरा पैरा बनेगा, ठीक है। इंटीरियर पे चौथा पैरा बन सकता है, ठीक है। विच मीन्स कि इंटीरियर एक अलग पहलू है इसका, इसकी बेस पे आप अलग पैरा बनाएंगे, बेस और इंटीरियर को आप मिक्स नहीं करेंगे एक ही पैरा में। दिस इज़ हाउ कि आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू कन्वे दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैसेज हियर कि आप पैराज में इन्फॉर्मेशन मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप एक पैरा में दे रहे हैं, दूसरे में आप इसका करंट स्टैटस दे रहे हैं, ठीक है, करंट स्टैटस दे रहे हैं, इन दोनों को आप मिक्स एक ही पैरा में नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और हर एक पैरा का आप पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है वो दिखना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने पैरा लिखा। दूसरा, आप क्या करते हैं कि आप ऑब्वियसली अपनी बॉडी में जो भी आप पैराग्राफ लिखेंगे आप उसे क्या करेंगे, यू आर प्रोवाइडिंग दी सपोर्टिव इंफॉर्मेशन, सपोर्टिव इन्फॉर्मेशन, आप जो भी लिख रहे हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन है उसके सपोर्ट में वो चीज़ें दे रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक्स, एग्जांपल्स वगैरह वो अपनी साइट करनी है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है, जब आप एक पैराग्राफ जो है आपने स्टार्ट कर लिया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ आपने लिखा है और ये आपने ख़त्म किया है और दूसरा स्टार्ट किया है, ठीक है, दूसरा स्टार्ट किया है, दूसरा पैराग्राफ, तो आपने डियर स्टूडेंट्स याद रखना इस पैरा को लास्ट पे इस तरह से आपने छोड़ना है सो दैट कि ये लिंक करे दूसरे पैरा से, और दूसरे पैरा को इससे स्टार्ट करना है कि दैट दीज टू शुड बी लिंक टू ईच अदर इन अ सॉफ्ट एंड स्मूथ वे, ठीक है। स्मूथली दोनों को समहाउ आपने लिंक कर देना। ये नहीं लगना चाहिए कि एक पैरा में आप एक पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे हैं और वो अलग से किसी दुनिया की बात हो रही है और दूसरे पैरा में किसी और चीज़ की बात हो रही है, दैट वो नहीं लगना चाहिए, बिकॉज यू आर राइटिंग बोथ द पैराज और ऑल द डिफरेंट पैराग्राफ्स इन योर बॉडी। आप एक ही टॉपिक पे लिख रहे हैं जो आपका मेन टॉपिक है, दैट इज़ वाई कि ये एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए वन और द अदर वे, और ये स्मूथली आपको लिंक कहीं पे करने हैं, ठीक है। दिस इज़ द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है, बॉडी के केस में याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बॉडी पार्ट को तो कोशिश करूँ समराइज़ करने की, बॉडी को किस तरह से, बॉडी ऑफ एन एसे को किस तरह से आपने अप्रोच करना है, तो एक को आपने ध्यान रखना है कि आप अलग अलग पैराग्राफ्स लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 3 पैराग्राफ्स आपने लिखे अपनी बॉडी में, और सबसे आपने क्या ध्यान रखा, जो हर पैराग्राफ है अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेगा, हमारे मेन टॉपिक के अलग अलग एस्पेक्ट पे बात करेगा एक। दूसरा, हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस हमें दिखना चाहिए सो दैट सेंट्रल मैसेज भी कन्वे हो उस पैराग्राफ की, ठीक है, 2 चीज़ें। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये आपने याद रखनी है, यू हैव टू क्रिएट अ स्मूथ transition, you have to create a smooth transition to the next paragraph, ठीक है, smooth transition paragraph to paragraph, and these should be somehow linked to each other, अलग अलग दुनिया की बातें नहीं होनी चाहिए, 2 चीज़ें। तीसरा, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है, सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन आप देंगे अपने पैराग्राफ में, जो आप भी लिख रहे हैं सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इस इन्फॉर्मेशन को, इसकी एनालिसिस भी आप करेंगे, एनालिसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन, बॉडी में ही जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं इसकी एनालिसिस भी होगी। और दी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक के अगर आपने सोचा कि 3-4 एस्पेक्ट से बात होगी, तो ओबियसली दैट दे शुड फॉलो क्रोनोलॉजी, CHRONOLOGY, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और वो क्रोनोलॉजी फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले आप उस चीज़ की बात करेंगे, दैट शुड बी रिलेवेंट कि उस पर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप हिस्टोरिकल किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले आफ्टर इंट्रोडक्शन में बॉडी की बात कर रहा हूँ, फिर आप करंट स्टेटस की बात करेंगे उस पर,
ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके थर्ड इम्पॉर्टेंट, अगर वाटर कंजर्वेशन पे लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं वो कितने उठे हैं करंट स्टेट्स में। अभी क्या इसका स्टेट्स है वो इनिशिएटिव्स पे अलग बात करेंगे, ठीक है। फोर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लिखेंगे टू रिजॉल्व द इशू, ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ टू रिजॉल्व द इशू। 3-4 एस्पेक्ट्स पे आपने अलग अलग बात की। दिस शुड फॉलो क्रोनोलॉजी, एक ऑर्डर सिस्टमेटिक वे में इन पैराग्राफ्स को आप कोशिश करें लिखने की, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऐसे इज़, डियर स्टूडेंट्स, कंक्लूजन। और इस कंक्लूजन को आप कैसे लिखेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, ये एक पैरा में हो सकता है आपका, ठीक है। इसे कैसे लिखेंगे अब इस पर बात करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके लास्ट जो है आपने जो थीसिस स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जो थीसिस स्टेटमेंट जो स्टार्ट किया था आपने उसे रिस्ट्रक्चर करना है। क्या करना है? रिस्ट्रक्चर कैसे? टू कंक्लूड योर ऐसे इफेक्टिवली what you have to do, use what you have learned throughout the essay, और जो भी आपने ऐसे में लिखा है मॉडिफाई योर थीसिस स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली उसको करना है, ठीक है। और थीसिस स्टेटमेंट को इस तरह से मॉडिफाई आपने करना है, रिस्टेट करना है, सो दैट कि आप कंक्लूड ऐसे को सही से कर पाएँ। टू पुट इट डिफरेंटली, आपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो समराइज़ करने हैं। समराइज दी मेन पॉइंट्स, समराइज द मेन पॉइंट्स ऑफ योर ऐसे, वो अपने समराइज़ करने हैं, ठीक है। इफ़ द स्कोप ऑफ द ऐसे परमिट्स यू, अगर बड़ा ऐसे है तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज़ करने हैं, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, यूजुअली आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है कि अगर वो ऐसे ऐसा है कि वो उसमें आप पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे में मोस्ट ऑफ द एसेज में आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कंक्लूजन में क्या करेंगे? कंक्लूजन में आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज़ किए, आपने जो रिस्टेट जो है थीसिस स्टेटमेंट कर दिया, थीसिस स्टेटमेंट आपने रिस्टेट कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे थ्रू आउट दी ये, तो आपने ओबियसली कंक्लूजन में अपना वे फॉरवर्ड जो है या सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम वो देनी है, सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम देनी है। इम्पॉर्टेंटली एक पॉजिटिव अप्रोच छोड़ना होता है आपको, पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाना है बाई वे फॉरवर्ड दे के या सोल्यूशन दे के, ठीक है। या इस तरह से आप मेन पॉइंट्स को समराइज़ करेंगे। इफ़ द प्रॉब्लम यू हैव डिस्कस थ्रू आउट द ऐसे, देन द वे फॉरवर्ड एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। अगर ऐसे का नेचर कुछ दूसरे तरीका का होगा देन द टॉपिक विल इटसेल्फ डिसाइड कि आपका कंक्लूजन कैसे होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थीसिस स्टेटमेंट है या को रिस्टेट करना है, ठीक है, मेन पॉइंट्स आपने समराइज करने हैं, वे फॉरवर्ड ए पॉसिबल सोल्यूशन देना है, पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के जाना है, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आपने ऐसे को छोड़ देना है, ठीक है। सो दैट बिकॉज यू आर यू आर राइटिंग एंड एनालाइजिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक थ्रू आउट दिस पीस ऑफ राइटिंग, थ्रू आउट दिस राइटिंग जर्नी, आप कुछ लिख रहे थे, आपने इसमें से उसके बहुत सारे पहलू डिस्कस किए हैं। अगर आपको स्कोप लगता है कि इसमें किसी का रोल लाना है, सोल्यूशन देना है, किसी के रोल की बात करनी है, मेन पॉइंट्स तो समराइज़ करेंगे ही आप, तो उस पर बात करनी है, ठीक है। वहाँ पे ओपन अप आपको होना है, सारी चीज़ें खोल देनी है और समहाउ मेन पॉइंट समराइज़ करके एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ देना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो टू समराइज, टू सम अप, डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसे आपने लिखना है, राइट इंट्रोडक्शन and what are the important elements, components of the introduction, we have discussed that कि कौन कौन सी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन में ध्यान रखनी है। इंट्रोडक्शन आपका एक पैरा का हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि स्कोप ऑफ ऐसे क्या है, कितने वर्ड्स में आपने लिखना है, उतना बड़ा इंट्रोडक्शन होगा। लेकिन 2-3 चीज़ें मैंने आपको जो बताई है बिगिनिंग ऑफ द सेशन, वो अपने ध्यान में रखनी है। दूसरा, बॉडी आपने लिखनी है, 2-3 पैराज की हो सकती है। अगेन ये पैराग्राफ्स कितने होंगे, हर पैराग्राफ वो स्कोप ऑफ द ऐसे डिसाइड करेगा कितने वर्ड्स को होगा ऐसे, और हर पैराग्राफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेगा, ठीक है। बॉडी आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करेगी, एक सिस्टमेटिक मैनर फॉलो करेगा। हर पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होगा, हर पैराग्राफ में अलग पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे बात होगी, पैराग्राफ टू पैराग्राफ एक स्मूथ ट्रांजिशन होगा, ठीक है, और रिलेशन भी आपस में होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ें वी हैव डिस्कस्ड, ये भी आपने ध्यान रखना है।
दी थर्ड इम्पॉर्टेंट इज़ कंक्लूजन आपका, यू आर समराइजिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यू आर स्टेटिंग दी थीसिस स्टेटमेंट, मेन जो आपकी मैसेज है. And if you are discussing any kind of problem in the essay or you have touched any particular problem, तो कुछ लोग उसका solution दे दीजिए, कुछ लोगों की रोल की बात कीजिए. The bottom line is कि आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऐसे में लास्ट पे कंक्लूजन में छोड़ देना है, सो दैट कि आप उस पीस ऑफ राइटिंग में जो आपने डिस्कस किया है उसका एक पॉजिटिव पहलू सामने दिखा रहे हैं या उसके सोल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं अब समराइज़ करके यहाँ मैंने चीज़ें दी हैं कि लास्ट में आपको बता दूं कंपोनेंट्स ऑफ द गुड ऐसे क्या होते हैं. यू हैव टू राइट एन एस इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या है, मस्ट कंटेन अटेंशन ग्रैबर फॉर द रीडर और एटलीस्ट मेक ऐसे साउंड इंटरेस्टिंग, मे बिगिन विद अ कोट अबाउट द पर्टिकुलर टॉपिक. कोट के अलावा मैंने और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है. उसके बाद इंश्योर दैट इंट्रोडक्शन moves from the general to specific with regard to the topic, provide the reader with a road map of the essay in a logical order, कि आप इंट्रोडक्शन बता देता है कि आप इस ऐसे को कहाँ ले जाने वाले हैं, ठीक है. सो एट द एंड देयर शुड बी व्हाट इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट, जिसके बारे में बात की है. आर्गुएबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इंट्रोडक्शन है, इसको आपने लिख देना है, ठीक है. द थीसिस स्टेटमेंट एम्स टू, ठीक है, थीसिस स्टेटमेंट स्टेट इज द एम ऑफ द पेपर एंड मेक यू इनसाइट इनटू द ऑथर्स एग्जाम्पल्स एंड एविडेंस. ठीक है, आप कहाँ जाना चाह रहे हैं इस ऐसे में, क्या लिखने जा रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट वो आपको बता देगा. नाउ बॉडी आप लिखेंगे, बॉडी में क्या करेंगे, इंक्लूड एविडेंस एंड सपोर्ट इन द पेपर इन एडिशन टू ऑथर्स आइडिया. पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड अ टॉपिक सेंटेंस विच रिलेट्स टू द डिस्कशन बैक टू बैक थीसिस स्टेटमेंट. ठीक है, डिस्कशन जो आप करेंगे ओब्वियसली ये आपके थीसिस स्टेटमेंट आपके टॉपिक के रिलेटेड होगा. लॉजिकल ऑर्डरिंग होनी चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो सकता है, स्पेशल ऑर्डरिंग हो सकती है, एम्पैथेटिक ऑर्डरिंग हो सकती है, बट देयर शुड बी अ पर्टिकुलर ऑर्डर कि आप किस ऑर्डर में बात कर रहे हैं. ठीक है, ट्रांजिशन सेंटेंस आर प्रेजेंट इन टू क्रिएट अ गुड फ्लो टू द ऐसे, स्मूथ ट्रांजिशन आपने क्रिएट करना है. ठीक है, एग्जाम्पल्स एविडेंसेस टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो आपने बता देनी है. मेक श्योर द एग्जाम्पल इज रेलिवेंट टू योर पर्टिकुलर टॉपिक. ये मैं समराइज आपके लिए कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर पेज में कि आपका ऐसे किस तरह से होना चाहिए. कंक्लूजन, दिस सेक्शन शुड रैप अप ऑल योर आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स, समराइज करने हैं. ठीक है, दिस शुड रिस्टेट द मेन आर्ग्यूमेंट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, रिस्टेट करना है आपको थीसिस स्टेटमेंट. इंश्योर दैट द रीडर इज लेफ्ट विद समथिंग टू थिंक अबाउट पर्टिकुलर इफ इट इज़ एन आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे. अगर आर्ग्यूमेंट ऐसे तो सोचने पर मजबूर करें. इफ़ यू हैव डिस्कस एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम और डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो सोल्यूशन आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ के आप जाएंगे. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑफ स्ट्रक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ऐसे. ऐसे क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है मोटा मोटा. इस प्रोटोकॉल को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक बेहतरीन ऐसे लिख सकते हैं और गारंटी के साथ आप जो है मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स फैच कर सकते हैं एग्जामिनर किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अनदर इम्पॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ विज़ावी दी जो हमने टॉपिक डिस्कस कर लिया है ऐसे लिखने के लिए. दिस वाज ऑल अबाउट कि आप एक ऐसे कैसे लिख सकते हैं. बट आप ऐसे कब लिखेंगे, ऐसे आप तब लिखेंगे डियर स्टूडेंट जब आपके पास कंटेंट होगा, और कंटेंट इज़ द किंग. दिस इज़ द फ्रेज विच इज़ यूज. ठीक है, कंटेंट इज़ द किंग, कंटेंट ही सब कुछ है. जब आपके पास कंटेंट है, आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे ऐसे लिखना है, आपके पास कंटेंट है, देन यू कैन फॉलो प्रोटोकॉल ऑफ राइटिंग. देन यू विल राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, देन यू विल रीड बॉडी एंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दैट टॉपिक इन डिफरेंट पैराग्राफ्स. वो ट्रांजिशन कैसे करेंगे वो प्रैक्टिस से आ जाता है. ठीक है, वो टॉपिक सेंटेंस कैसे आप निखारेंगे अपने पैराग्राफ में, दैट यू कैन ओब्वियसली बाय प्रैक्टिस वो हो जाएगा. बट द इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन कैसे आप रैप अप करेंगे अपने जो भी आपका ऐसे है सारा जो पीस ऑफ राइटिंग ऊपर से आप लिखते जा रहे हैं, कैसे आप वो समराइज़ करेंगे मेन पॉइंट्स, कैसे रिस्टेट करेंगे जो आपका मेन आर्गूमेंट है, कैसे आप कोई एक वे फॉरवर्ड देंगे, सोल्यूशन देंगे, दैट टू यू कैन डू. बट द इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़ कंटेंट. सो कंटेंट के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने पढ़ लेना है रिगार्डिंग जो अबाउट दोज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो डियर स्टूडेंट्स, इन दी नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होंगे या टॉपिक्स होंगे जिन पे
आपका ऐसे पूछा जा सकता है, जो भी टॉपिक्स करंट में रहे हैं, जिनमें पॉसिबिलिटीज़ रहेगी कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, या कौन से वो एरियाज़ रहेंगे या टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक्स मैं आपको दे दूंगा, एंड विल आल्सो डिस्कस दोज टॉपिक्स के कैसे आप इन पे ऐसे लिखेंगे, सो दैट यहीं से आपने देखना है कि किन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपने एसेज कवर करके कंटेंट पढ़ के जाना है। सो दैट आपने कंटेंट पढ़ा है, देन यू कैन प्रैक्टिस ऐसे विज़ावी द स्ट्रक्चर विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्ज़ाम JKPSC कराने वाला है। तो JKPSC जो आज तक ऐसे पूछता रहा है इन द JKS एग्ज़ाम इन इंग्लिश पेपर एंड द essay पेपर, जो एसेज पूछता रहा है, वो उसके बेस्ड पे मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ प्रीवियस जो हमारे टॉपर्स है, IAS टॉपर्स हैं, उनका जो मॉडल एसेज उन्होंने लिखे हैं, मॉक एसेज जो उन्होंने लिखे हैं, वो उनमें से कुछ एसेज मैंने आपके लिए यहाँ रखे हैं। मैं ये आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल जो है हमारी डियर स्टूडेंट्स, वहाँ मैं ये एसेज शेयर कर दूंगा, गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे। देख लें ये समझने के बाद कि किस तरह से उन्होंने एसेज लिखे हैं, मॉडल एसेज, क्योंकि वो टॉपर रह चुके हैं, इन्होंने अच्छा खासा स्कोर ऐसे में किया है ऐसे राइटिंग में इन द UPSC एग्ज़ाम। तो इन्होंने कैसे ऐसे को लिखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, मोस्टली रिस्ट्रिक्ट UPSC 2 टाइप्स ऑफ एसेज तक ही रिस्ट्रिक्ट खुद को करता है। वन व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड एज टेक्निकल एसे एंड वन इज़ फिलोसफिकल एसे। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। तो वो एसेज कैसे स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, वो जो टॉपर्स हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया एसे में, तो वो आप देख लें। यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एक ऐसे या एक दो ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक डियर स्टूडेंट्स टॉपिक है इंडियन सिविल सर्विस, स्टील फ्रेम और स्टील केज। ठीक है, देन how the essay has been started, you will not have a united India if you have not a good all India services। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया है, और दिस वाज द स्टेटमेंट मेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्रॉम द आयरन मैन ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1949। दिस इज़ हाउ दिस एस्पिरेंट हैज़ स्टार्टेड। टॉपिक आपने देख लिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज़ दिस, ये आपका टॉपिक है, एंड दिस इज़ हाउ ही स्टार्टेड द एसे। उसके बाद दूसरा पैरा जो स्टार्ट किया है, हाँ, ये कैसे लिखा है। देन थर्ड, आई विल शेयर दीज, ये गूगल से भी आपको मिल जाएंगे और मैं भी आपको शेयर कर दूंगा डियर स्टूडेंट्स। बट द इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि वन, ये स्ट्रक्चर कैसे आप फॉलो कर पाएंगे, ये प्रैक्टिस से हो जाएगा। थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास अब है कैसे कैसे लिखा जाता है। अब ये लिखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कंटेंट। क्या होना चाहिए? कंटेंट। और कंटेंट के लिए यू हैव टू रीड अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स जिन पे आप ऐसे लिखने वाले हैं। और अब आप सारे टॉपिक्स पे ऐसे नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टॉपिक्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो डियर स्टूडेंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं जिन पे ऐसे पूछा जा सकता है, वो कुछ टॉपिक्स आई विल बी डिस्कसिंग दोज, मैं आपके लिए लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट कि आप उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे और कुछ और अपने हिसाब से आपको लगते हैं तो उन पे ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए कर लेने हैं। थैंक यू वेरी मच।